हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पीएन की क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज हम बात करेंगे उनकी। तो ध्यान से आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से इसको करेंगे, क्योंकि जो लेखपाल है इसमें भी जिसका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का ज़्यादातर सिलेबस सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज करके लगभग यही आ रहा है। इस वजह से आप इसको अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दो बार देख के रिवाइज कर लें, तो इससे चीज़ें और कंठस्थ होती हैं। तो शुरू करते हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आईवीसी, इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन है पहला। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? वीएस वाकाड़कर ने। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे, उन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। कई बार पूछा है कि कब की है, तो 1957 में। भीमबेटका गुफाएं हैं कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कई बार पूछा गया है। भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। दूसरा है हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग से संबंधित है? तो इसको आपको आंसर करना है कांस्य ब्रॉन्ज युग की। जो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? कौन सी धातु है जो ज्ञात नहीं थी? लोहा। लोहा क्योंकि बाद में जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, जो महाजनपद काल में फिर उसके वर्चस्व का कारण बना। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल से खोजी गई थी? तो इसमें सीधा सा आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली जो लड़की है की मूर्ति मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदारो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इसको बनाने में लास्ट वैक्स तकनीक मोम ढलाई विधि का उपयोग किया जाता है। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। लास्ट वैक्स टेक्निक क्या है? जो इसमें होता है कि जो पहले जैसे जिस आकार की मूर्ति बनानी है, मान लीजिए हमें ये डिब्बा आकार का कुछ बनाना है, तो इस टाइप का जो डिब्बा है हमने ले लिया, इसके अंदर मोम डाल दिया। इसके बाद जो एक हल्का सा छिद्र कर देते हैं, उसमें से मोम डाल देते हैं। इसके बाद उसी का शेप को बन जाता है और इसके बाद हम इसको ओपन करके सुखा देते हैं। तो ये लास्ट वेगस टेक्निक होती थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की इसकी खोज की थी। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संस्थापक प्रमुख रहे हैं। वास्तव में हड़प्पा को पुष्प पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मोहर पाई थी। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी ने 1921-22 में कराई थी। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये संक्षिप्त खुदाई कराए थे। बाकी जो हड़प्पा सभ्यता स्थल का जो खुदाई थी दयाराम साहनी ने 1921-22 में कराई थी। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी किस स्थान से? छठा क्वेश्चन निम्नलिखित में किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो मटकों का टीला जिसे कहा जाता है पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार और कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति आदि मिला है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? अभी हमने ऊपर बताया, माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। बनवाली। बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बनवाली आपको बताना है हरियाणा में है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है।
यह रंगोई नदी, कौन सी नदी, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल की जो खोज है 1974 में आर.एस. बिष्ट ने कराई थी। जो हरियाणा में बनवाली है, इसकी जो खोज थी आर.एस. बिष्ट ने 1974 में कराई थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, जो बनवाली से मिट्टी का हल। राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो हरियाणा में। हरियाणा में बनवाली और राखी गढ़ी। बनवाली की खोज 1974 में किसने कराई थी, आर.एस. बिष्ट ने। गुजरात धौलावीरा लोथल, राजस्थान कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, तो आपको मोहनजोदाड़ो। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से मिली है। सिंधु संधवकालीन जो स्थल है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति भी पाई गई है। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं, किसके, हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है। ऑप्शन ए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ, हरियाणा में। एवं भिराना जैसे स्थलों से हाकरा मृत भांड पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले भी बस्तियों की बसावट के प्रमाण मिले हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। स्वतंत्र भारत में तो हो जाएगा रोपड़। रोपड़ है कहाँ, पंजाब। पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का एक ऐसा संधव स्थल है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1953-56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने, किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ जो पंजाब में है इसकी खुदवाई करवाई और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है। ताम्रप्रसारण युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया जाएगा। ये जो ट्रांजिशनल फेज था उसमें ताम्रप्रसारण युग के जो तांबे का प्रयोग किया गया था। ताम्रप्रसारण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यहाँ से लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। जो कांस्य युग है उसका ही भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लग गए थे। इसके बाद हम देखते हैं सीधे 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम। हड़प्पा के बंदरगाह सिंपल है, लोथल हो जाएगा। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल है, कहाँ पे है, गुजरात में है। ये भारत के गुजरात राज्य की भोगो नदी, कई बार पूछा जाता है किस नदी के तट पर, भोगो नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने कराई थी। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल को लघु मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में। और कहाँ है, पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में। किस नदी के किनारे, सिंध नदी, सिंधु है जो इंडस रिवर के किनारे है मोहनजोदाड़ो। जो हड़प्पा है, हड़प्पा बंदरगाह है लोथल वाला। लोथल को लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा वही बंदरगाह हो गया। 14 हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने की थी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा के बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस लास्ट विकास का, जो मोम लेपी ढलाई थी उसका किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी लास्ट वेगास कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। 16 क्वेश्चन है, 6ठी-5वीं जो शताब्दी ईसा पूर्व में है, तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, क्या कहा था, हिंदवी। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों को इस्तेमाल के लिए की जाने वाली भाषा हिंदवी कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। किसको, गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला जो गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल में मोहर में वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा जाता। कहाँ से, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें बैल, गेंडा, हाथी आदि के चित्र मिलता था। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। हड़प्पा काल
का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है, ऑप्शन डी। हड़प्पा काल का पूरा स्थल जो है धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ के रण में पाया जाता है, मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछता है धौलावीरा किसमें 3 भागों में विभाजित है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, नहीं, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नगर में महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर कहा जाता है। नगर का मध्य भाग पुर की संज्ञा दी जाती है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसे निचला शहर कहा जाता है, अवम नगर। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा सबसे नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जीपी जोशी ने धौलावीरा को विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्वाभाविक सी बात है, नहीं, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा भी राजस्थान में। ये आपको पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तृतीय बौद्ध सभा भी यहाँ आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासक अशोक से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा? पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। गलत बात है, क्योंकि विशाल अन्नागार मिले हमें। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कोई साक्ष्य ऐसा मिला नहीं है। बाकी इधर तो सब जगह पाए जाते हैं। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों तथा घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। गलत बात है, घोड़ों के साक्ष्य तो मिले हैं, बट ऐसा है नहीं कि पालते थे, ऐसा कुछ उसमें साक्ष्य मिला नहीं। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों में पाए गए सूती वस्त्रों के रेशे से इस बात को पता चलता है कि सिंधु लोगों के कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 पूर्व मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष मिले। कहाँ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ है बलूचिस्तान साइड। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों के पास खेती का प्रारंभ किया गया था। हड़प्पाई लोग गेहूं की जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि का जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बड़े बर्तन का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला है। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 21 सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ों के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। आंसर डी, सुरकोटदा, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से संवर्धन की नई विधि कलश संवर्धन का उदाहरण भी प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल है पुरुष सूक्त, जो चतुर्वर्णों को 4 वर्ण बताए गए हैं। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो पुरुष सूक्त है 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है? जो 4 वर्ण है उसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 23, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। छांदोग्य उपनिषद में निम्नलिखित 3 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। इस उपनिषद में संन्यास का आश्रम का अभाव है। जवालो उपनिषद है जो 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालो में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य में 3, किसका किसका? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? कितने हाइमन्स है भजनों का? कितने? सी, ऑप्शन हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में भजनों यानी कि सूक्त कितने सूक्त हैं? कुल 1028 सूक्त हैं। सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है जिसमें कुल 10 मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में। 10वें मंडल में हम ये आपने पढ़ा भी कि पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में पाया जाता है जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों से संबंधित। छांदोग्य में 3 आश्रम और जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख। 10 मंडल है। ऋग्वेद में ऋचाओं का उदाहरण होत्र कहा जाता था।
जो होत्र थे वो ऋचाओं का। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का किसी के पास बैठना, टू सिट नियर समवन। उपनिषद उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, किसी के पास बैठना। यह संस्कृत शब्द के 3 शब्दों से उप माने समीप के पास, निहि माने श्रद्धा पूर्वक यानी निष्ठा के साथ, सद माने बैठना। तो उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर समवन। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सं नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। इस वाक्य को भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया। भारतीय नौसेना को 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वेद के अंतिम भाग निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो वेदों के अंतिम भाग हैं उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या है 108। आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती तथा दृष्टद्युति के बीच भूभाग के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त। ऋषि मनु ने के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृष्टद्युति की नदियों के संगम पर स्थित है। ब्रह्मावर्त प्रदेश ऋषियों ने वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलज नदियों के बीच। ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और ब्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद है। ब्यास और सतलज नदियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 30। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, गद्य है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद है जो पद्य में है। यजुर्वेद हो गया गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित में है, गद्य कृति है। 31वां क्वेश्चन है उपनयन समारोह क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन संस्कार में। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत्य, रज और तम जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। सत्यमेव जयते अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं जो 108 उपनिषद है। 108 उपनिषदों में से मुंडकोपनिषद से लिए गए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। मुंडोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ का शिखर पर अंकित है। इसका सत्य की सदैव विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 33। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में। अरण्यक। अरण्यक शब्द का जो जंगल यानी वन में लिखा गया है उन्हें अरण्यक कहते हैं। वन पुस्तक कहा जाता है। जंगलों में रहने वाले सन्यासियों छात्रों के द्वारा लिखा गया है। 34 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध को बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद का सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया है। किसने? दारासिकों ने 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 35 है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन हो जाएगा बी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 35 का ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं,
10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र यानी होता कहते हैं। इन्हें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं को रचना की गई। वैदिक देवता इंद्र जो है वर्षा या चक्रवात के देवता है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? वर्षा या चक्रवात के। प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमने बताया था पहले, ऋग्वेद। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? उपरोक्त सभी में है। न्याय अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, गौतम न्यायमीमांसा मनुस्मृति। अर्थशास्त्र मनुस्मृति न्यायमीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, जिसमें राज्य की कर्तव्य विस्तृत कार्य प्रणाली के बारे में सामाजिक स्थिति का प्रकाश डाला गया। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। किसके हैं? यजुर्वेद के। यजुर्वेद के हैं। कौन कौन से हैं ब्राह्मण? ऋग्वेद के इतरेय ब्राह्मण कौशिक की। किसके हैं? ऋग्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के तांडन जैमिनी। अथर्ववेद के हैं गोपथ। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है? गायत्री मंत्र किसके लिए होता है? सावित्री। सूर्य के लिए मेजर गायत्री मंत्र है जो सूर्य के लिए होता है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल में रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 हैं। 10 में हमने पढ़ा था कि जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल है। पुरुष सूक्त में जो 4 जो वर्ण है वो बताए गए। जो ऋग्वेद के 2 से 7 तक हैं मंडल सबसे पुराने हैं। जो 10 मंडल हैं 10 में 2 से 7 तक सबसे पुराने मंडल हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है और आकाश का देवता है। इसीलिए गायत्री मंत्र सूर्य के लिए है और सूर्य सविता जो जब सावित्री यानी कि जब चमकता है उसके लिए है। 41वां नंबर है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान और इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। पुराणों का संकलन जो है महर्षि वेदव्यास ने किया है, जिनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भागवत पुराण सबसे प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। स्थापत्य वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। अब आ जाते हैं महाजनपद काल में। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। सूरसेन मथुरा कहाँ है? यूपी में। अब इनमें जो मेजर राजधानी है जो महाजनपद काल की उनको भी याद रहना चाहिए। यूपी में है। यूपी में 8 है। 8 महाजनपद थे। 8 महाजनपद की राजधानियां याद होनी चाहिए आपको। सूरसेन मथुरा। वज्जी कहाँ थी? वैशाली में। अंग चंपा थी राजधानी। काशी वाराणसी। ये सभी आपको याद होना चाहिए। 6 से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ये आपको सबको पता है कि जो मगध जनपद था इसने सबको हरा के अपने में विलय कर लिया था और सर्वाधिक शक्तिशाली उस समय बना था। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दिए गए विकल्प में 6वीं से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार में थी। इसके आधुनिक पटना या गया जिले में शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में पाटलिपुत्र भी हुई लेकिन इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन है जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके धर्म में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा में भेजा जाता। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था जो बिंबिसार का पुत्र था। अब जैन और बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? आदि पुराण है आदिनाथ का। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के संचरित संग्रह को आदि पुराण कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर
का प्रतीक चिन्ह सांड है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे महावीर। पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। बुद्ध ने किस वर्ष परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 80 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्नम, ये भी पूछा जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? किस स्थान पर? एक पावपुरी में। जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, मृत्यु का बिहार राज्य के पावपुरी में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जुड़ा प्रतीक क्या है? ऑप्शन है स्नेक, सांप। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, प्रतीक चिन्ह सिंह। 23वें अरस्टिनेमी थे, प्रतीक चिन्ह शंख। ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, प्रतीक चिन्ह था सांड। त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं उसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। शुद्ध पिटक है जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख है। इसी तरह के जो 3 पिटक थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक व्याख्यान है। जो दार्शनिकता है, जो दार्शनिक चीजें हैं उसमें अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख है। शुद्ध पिटक में जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, संग्रह, 3 बौद्ध शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियां, संग्रह। इस बौद्ध धर्म में नियम, दर्शन और शिक्षा उपदेश को समाहित किया गया। बौद्ध धर्म के पिटकों की संख्या 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन धर्म जो धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम थे ऋषभदेव, अंतिम थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र रची, उसमें जैन तीर्थंकरों के बारे में बताया गया। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषिपत्नम बोला गया उसको। बुद्ध ने दुख से मुक्ति अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया था। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने 4 अरसत्य है, अष्टांगिक मार्ग और इसकी व्याख्या की। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? किसको? वर्धमान महावीर को। 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। जन्म कहाँ है? बिहार के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता नाम सिद्धार्थ था, माता थी त्रिशला। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? जम्बिका ग्राम में। भगवान महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 से पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी राजा की चेतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या की। महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपाल के नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति में के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? डुंगेश्वरी गुफा। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल यानी लगभग 6 साल तक यहाँ पे तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने इन्हें जलपान कराया था, खीर खिलाई थी। बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, किस बौद्ध स्थल में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है बी, वैशाली में। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में किया गया था। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। वैशाली की लिच्छियों ने यहाँ पर कूटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान दिया था। 59, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? पल्लवी, गुजरात में। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति के समय पल्लवी, गुजरात में किया गया था। कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। प्रथम जैन बौद्ध संगीति अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में की थी 322 ईसा पूर्व।
छठवां, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने वाला, जिन का क्या अर्थ है? जिन है विजेता। महावीर स्वामी के जो कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि को भी व्यवस्थित किया गया, जिनका अर्थ है विजेता, जिनके अतिरिक्त उन्हें अरहत यानी योग्य, निग्रंथ, बंधन रहित उपाधियां प्राप्त की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? किसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे यानी किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना। गौतम बुद्ध को निरंजना फल्गु नदी के किनारे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कब दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में उपदेश में दिया था। किस मुद्रा में? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान में बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कहाँ? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। 483 ईस्वी राजगीर में शासक था अजातशत्रु। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र मुगलई अध्यक्ष था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्षता की थी, कनिष्क के काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये चारों जो समितियां, बौद्ध समितियां जो कहाँ कहाँ हुई थी, ये सब आपको याद करना जरूरी है। 65 छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन हो जाएगा 16 महाजनपद है। 16 जनपद में महत्वपूर्ण था कौन सा? मगध एम्पायर सर्वोच्च था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? कुशीनगर में। दिसंबर 2013 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो मैत्रेय अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं को संबंधित निम्न स्थान: जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल 563 ईसा पूर्व में। गृह त्याग महाविनिष्क्रमण हुआ 534 ईसा पूर्व। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में हुई थी। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह में। महाबोधि मंदिर जो बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। वर्तमान 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनाया गया, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक 2 व्यक्तियों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार महाबोधि मंदिर समूह को 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप से जाना गया? बुद्ध के रूप में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया महाबोधि जो पीपल के वृक्ष के नीचे कई वर्ष कठिन तपस्या ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम ने बुद्ध तथा तथागत के रूप में जाना जाने लगा। गौतम से बुद्ध तथा तथागत के रूप में जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ? बोध गया में। कहाँ बोध गया? बिहार में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी किनारे गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपदेश सारनाथ ऋषि प्रथम या मृगदाओं ने 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए। 72 क्वेश्चन नंबर 72 मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न का और उन्हें निर्वाण का सही मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म हुए कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते हैं। मौर्य मौर्योत्तर साम्राज्य है, मौर्य काल है। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के काल में हुआ है? सुदर्शन झील का निर्माण ये हुआ है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 76 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने सलाहकार आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है, की सहायता से अंतिम जो नंद वंश था, नंद वंश के शासक थे घनानंद, उनको पराजित करके मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की नींव रखी थी। 320 निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है? ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में सुदर्शन झील जो है रुद्रदामन प्रथम। गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास स्थित सुदर्शन झील जो भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसके बाद में अशोक और रुद्रदामन स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। क्वेश्चन नंबर 78 जैसे कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा डी इंद्रप्रस्थ प्रांतीय केंद्र नहीं था। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था जो निम्न है। उत्तरपथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, प्राची यानी कि पूर्वी देश थे पाटलिपुत्र, कलिंग की थी तोसली। कलिंग की तोसली ये भी कई बार पूछा जाता है, इसको एग्जाम में ध्यान रखेंगे। उत्तरपथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की थी उज्जैनी, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की थी पाटलिपुत्र, कलिंग की थी तोसली। निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। मौर्य सम्राट था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मकलीपुत्र गोसाल थे। इस मत को नियतिवाद यानी भाग्यवाद कहा गया था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पुरुषार्थ मानवीय प्रयास का कोई महत्व नहीं होता। पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं होता, जो भाग्य में लिखा होगा नियति में वही आएगा। ये कौन सा संप्रदाय है? आजीवक संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं मकली गोसाल थे, मकलीपुत्र गोसाल। और जो बिंदुसार की रुचि किसमें थी? आजीवक संप्रदाय में। जिसका नाम देवनाम पियदस्सी था। किसका था ये? सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनका देवनाम पियदस्सी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के प्रतापी राजा थे। प्रियदर्शी एवं
बुद्ध शाक्य के इनके अन्य नाम थे। राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। कौन से थे? चरक। कनिष्क के काल में दरबारी चिकित्सक थे चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। कनिष्क कौन थे? कुषाण राजा थे। कुषाण दरबारी चिकित्सक थे। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान कनिष्क के राजवैद्य थे। चरककृत चरक संहिता औषधि शास्त्र के अनुसार प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, वसुमित्र आदि विद्वान निवास करते थे। नगर पालिका जो है प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। जो नगर पालिका, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन का विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख था नागरिक अथवा पुरमुख। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति का उल्लेख किया है। किसने? मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र के नगर परिषद की। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। प्रथम समिति थी औद्योगिक कलाओं और कारीगरों का निरीक्षण। द्वितीय समिति थी विदेशी यात्रियों को भोजन निवास। तृतीय समिति थी जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ नगर के व्यापार वाणिज्य को देखती थी। पांचवी थी उद्योग समिति और छठी समिति थी कर समिति जो क्रय विक्रय वस्तुओं को मूल्यांकन को वसूली करती थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति थी। अध्यक्षता बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र ने की थी, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टता दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष थे जो अश्वघोष थे। इसी में जो इसमें हीनयान और बौद्ध धर्म का जो विभाजन हो गया, हीनयान और बौद्धयान में विभक्त हो गए थे, दो संप्रदाय बन गए थे अलग अलग। 84 मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका किसने लिखी थी? ऊपर बताया हमने मेगास्थनीज में। मौर्यकालीन विवरण इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन के बारे में उल्लेख है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत यात्रा की रचना है इंडिका। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फ्यूकी इसने लिखी। इन्होंने वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे जो कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन सीयू की लिखी इन्होंने। चरक संहिता संबंधित है किससे? चिकित्सा से। चरक संहिता आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण के राजा दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता रोग निरोधक औषधियों को उल्लेख है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था पर। इसमें न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन और व्यवसाय उत्खनन आदि में प्रगति हुई। आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसली। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 में कलिंग की विजय की। राज्याभिषेक 8वें वर्ष में 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला स्थित शहर जो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? 13वां अभिलेख। कलिंग विजय जो 9वें वर्ष हुई थी। 8वें वर्ष उसने अपना राज्याभिषेक किया था। कलिंग विजय कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेखों प्राप्त हुए हैं जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक कलिंग पर विजय उल्लेख करता है। अशोक पर सिंह चतुर स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ लेख सारनाथ में लिया गया है। स्तंभ 4 पीठ से सटाए बैठे हैं।
जो 4 सिंह है पीठ पे पीठ सटाए बैठे, इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चाणक्य भी जाना जाता है। कौटिल्य विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं बोला जाता। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जो समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक के दौरान जो अशोक के कौन से शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया था? शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी नहीं, खरोष्टी। शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख में खरोष्टी, तक्षशिला में अरमाइक लिपि, सैरकुना यानी कंधार अभिलेख में यूनानी और अरमाइक लिपि का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। मौर्य काल में सर्वोत्तम स्तंभ थे प्रतिमान। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य में 4वीं से 2वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कौन सा अशोक साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा नहीं था? कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख, दतिया तथा दतिया जिलों के गुर्जरा अभिलेख से अज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुजरात तक विस्तृत था। अशोक को कश्मीर पर भी अधिकार था। कन्नड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया था। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र में भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप असम का पुराना नाम, यह अशोक के साम्राज्य में नहीं था। कामरूप कहाँ है? असम में। असम का साम्राज्य था, उसके अधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। सांची स्तूप निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के निकट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। योग दर्शन पतंजलि का है। योग दर्शन प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ थे, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद। दी गई जानकारी अनुसार राजवंश को पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र और अयोध्या विदिशा से लेकर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। बैक्ट्रिया राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां भाग राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। किसके बारे में बात हो रही? शुंग राजवंश के बारे में। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्रम तथा दिव्योदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर विदर्भ तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र, शुंग के। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार किसमें? अयोध्या अभिलेख में संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। कुषाण मूलतः कहाँ से थे? तुर्किस्तान से। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए थे। ये यूची कबीले के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। इसने भारत पर शासन किया। पेशावर, पुरुषपुर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाई। अब देखते हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर साम्राज्य। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। राजधानी प्रतिष्ठान थी। 7वें राजा हाल ने संस्कृत की भाषा में गाथा सप्तमी लिखी थी। ऑप्शन 1 और 2। सातवाहन वंश राजा का जो संस्थापक था सिमुक थे। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था प्रतिष्ठान।
प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के 17वें राजा थे हाल। इसमें लिखा है 7वें, ना कि ये 17वें राजा थे हाल। शालिवाहन ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी लिखा। गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? नालंदा महाविहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक गुप्त प्रथम ने 415 से 455 मध्य करवाया था। ये विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। इनकी राजधानी मान्यखेत सोलापुर महाराष्ट्र थी। इलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ज्ञात है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पंगाल नेपाल के शासक शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? थानेसर। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी से 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन के शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की गई, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत की एक कविता के रूप में हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया। समुद्रगुप्त के बीजों का प्रयोग प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभलेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? किसके थे? समुद्रगुप्त के। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। नवरत्नों में सम्मिलित थे विद्वान धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नई थी जो थानेसर से स्थानांतरित होकर कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत में एक सम्राट था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन के पुष्यभूत वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, शल्य क्रिया करते थे, आयुर्वेदाचार्य थे। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता विक्रमादित्य को माना जाता है। उन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ किया। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य, शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क ने, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व मोहम्मद साहब। हर्षवर्धन ने इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इसमें से 5 इंडीज था, कौन सा था? बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। प्रयाग वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता कि हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था और दान करता था कौन? हर्षवर्धन भारी दान करता। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। थानेश्वर को इन्होंने राजधानी भी बनाई थी। इसके बाद दूसरी राजधानी थी कन्नौज। अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत में राज्य किया। 606 से थानेश्वर के सिंहासन में बैठा, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त काल में प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक महाराष्ट्र शासक रुद्र सेन द्वितीय से हुआ था। राजपूत वंश आ जाएगा। अब राजपूत वंश है उसके बारे में बात करते हैं। 116 क्वेश्चन नंबर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे।
जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान के पराजय हुआ। कालांतर में जयचंद को कहाँ और कब मारा गया? चंदावर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194। मोहम्मद गोरी को कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है। चंदावर युद्ध में पराजित हुआ, मारा गया कौन? जयचंद। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया था उसने। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? किसने? राजपूत ने। राजपूत वंश के भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजपूत वंश में राष्ट्रकूट, चालुक वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश आदि थे। राजपूत वंश ने भारत में उत्तर भारत पर शासन किया, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि। गुर्जर प्रतिहार पाल वंश के बारे में 119 क्वेश्चन। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में मुख्यतः बंगाल और बिहार में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था, जो 750 से 1174 ईसा पूर्व तक चला। साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। इस वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। गोपाल ने इसी नहीं पाल वंश की स्थापना की थी। चोल चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं 121 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी? नेत्रावती। नेत्रावती ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के लिए एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था? महाबलीपुरम मंदिर। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों में प्रमुख है आदिवराह मंदिर, सिंह विष्णु, एकाश्व मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया, गणेश रथ मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। एकाश मंदिर भी पूछा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। कांची कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्रविड़ वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? कीजाडी संग्रहालय। कीजाडी संग्रहालय तमिलनाडु संगम युद्ध के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका जो निर्माण है चेट्टीनाड शैली में किया गया है। किंझाड़ी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी के तट पर स्थित संगम काल की नगरीय बस्ती है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल थे। स्थापना विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में शुरू किया था, जब उन्होंने पल्लवों को हराया। उनका शासन 13वीं शताब्दी से 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। शिव मंदिर चोल शासकों संरक्षण में नहीं बनाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार में। नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लवीवथा मंदिर तंजावुर, बृहदीश्वर मंदिर गंगई कोटचोलपुरम चोल शासकों को संरक्षण में बनाया गया था। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? मलयालम थी। चेर साम्राज्य बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनके किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील जो थे राजेंद्र प्रथम ने बनवाई थी। कौन सा तमिल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य के रूप में तमिल भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज की संरक्षण में किया गया। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उनकी कवियों और लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना, जो कि रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्लिच्छादम। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान दी जाती थी उसका विवरण निम्न होता है। वेलान्नवाई गैर ब्राह्मण किसान को जो स्वामी की भूमि थी। ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दे दी जाती थी। सालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए। पल्लिच्छादम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। देवदान या तिरुनामट्टुकानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। अब है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार।
कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा बी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का अंतिम शासक था। भीमसंग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आदि कृतियों को श्रेय दिया जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। कौन सा ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार? इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। इलाहाबाद स्तंभलेख, कालिदास की रचनाएं, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, राजशेखर काव्य मीमांसा। सभी ये हैं गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। गुप्त काल में स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल में प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं स्तंभलेख जो समुद्रगुप्त का था, इलाहाबाद, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखित थी, संस्कृत नाटक था। गुप्त काल कालिदास संस्कृत भाषा में महान कवि थे। इनके गुप्त काल में इन्होंने बहुत सारी लिखे नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम था उनमें से एक। राजशेखर काव्य मीमांसा गुप्त काल में कुछ प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबारी थे। कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। कश्मीर का इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था राजतरंगिणी, लिखी थी किसने? कल्हड़ ने। 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हड़ ने लिखा था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखी? कालिदास नहीं, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य बोलते हैं। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र लिखी। कालिदास मेघदूत, रघुवंशम, पतंजलि महाभाष्य, योगसूत्र। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य और योगसूत्र। वात्स्यायन का था कामसूत्र। शूद्र द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम साहित्यिक है, नाटक है। मृच्छकटिकम एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। मृच्छकटिकम अर्थ मिट्टी का खिलौना। जो नाटक चारुदत्त और गणिका थी वसंत सेना के प्रेम कथा की जो सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है वो किया गया। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम सबसे प्राचीन विद्वान तमिल व्याकरण है, ग्रंथ और तमिल साहित्य की पुरानी रचना है। तोलकप्पिय रचित ग्रंथ उस समय राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ 9 खंडों 3 भागों में विभाजित है। नीति सार कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक। नीतिसार। नीतिसार या कामंदकी नीतिसार राजनीतिक और शासन आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया था। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान के सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ यस्काचार्य। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी प्रसिद्ध पंचतंत्र पशुदंत कथाओं और कहानियां शामिल है। मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है जो मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती है गणित पे। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती विषय गणित और खगोल शास्त्र है। प्राचीन ग्रंथ जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था। उल्लेखनीय 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया जो महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। मालविकाग्निमित्रम किनका है? कालिदास का। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। 10 कुमार चित्तम दंडी ने लिखा था। स्वप्नवासो दत्ता महाकवि भास और किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। रामायण वाल्मीकि। महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने। महाभाष्य पतंजलि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम विशाखदत्त मुद्राक्षस किस भाषा में? संस्कृत में। मुद्राक्षस जैसी 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखदत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी के रूपांतर से भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा। मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था जो कुछ सालों में उसका इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज यूनान यानी ग्रीस का निवासी था। प्राचीन स्थापत्य कला या चित्रकला। सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
यूपी ट्रिपल एससी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए कितने बड़े बड़े, कितना सटीक जानकारी लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर और फूलों की नक्काशी, कौन सा गलत है ये। बाकी जो धमेक स्तूप है सारनाथ में, स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर है, ऊंचाई 43.6 मीटर है, एकदम सही है। इसे 249 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा बनवाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने 500 ईस्वी में बनवाया गया था, ये भी सही है। स्तूप हिरणपार गृहपत्तनम में स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी सही है। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली के सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर स्थापत्य शैली का विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया। विरूपाक्ष मंदिर शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के बिरावल बंदरगाह के पास, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तौड़ जिला, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरई में। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है। हर्मिका। देवताओं के निवास का स्थान बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। जो स्तूप थे, जो टीले हुआ करते थे, जो ज्यादातर बुद्ध से समर्पित, बुद्ध पहले भी थे लेकिन बुद्ध के समय में ज्यादा प्रयोग किया गया। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला की थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था, इसमें त्रिस्तरीय छतरी छत्रावली बनी होती थी। बौद्ध धर्म के तीन रत्नों बुद्ध धम्म और संघ प्रतिनिधित्व करता है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 गुफाएं नई खोजों की गई हैं, किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ASI द्वारा 3 नई गुफाएं की खोज की गई, जिन्हें त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलेनी गुफा भी कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा अनुचित युग्म है। खजुराहो यही गलत है। खजुराहो किसने बना था। चंदेल शासकों ने। हम्पी स्मारकों से विजयनगर राजवंश, लिंगराज सोमवंशी राजवंश, हजारे स्तंभ काकतीय राजवंश। खजुराहो का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। कहाँ पे है। पन्ना, उसमें छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है खजुराहो। नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं और यूनेस्को साइट में 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। कलमकारी चित्रकला संबंधित है। बांस हस्त चित्रित सजावटी रेशमी नहीं ब्लॉक और जो कलमकारी चित्रकला है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकारी कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। इस कला की विषय वस्तु हिंदू पौराणिक कथाओं देवताओं के जानवरों फूलों आदि दृश्यों को। कलमकारी आंध्र प्रदेश की जो हस्त निर्मित शिल्प कला है, इसमें सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में। खजुराहो को जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर का स्थापत्य किस शैली में है। नागर शैली में बने हैं और किसने बनवाया था। चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर निर्माण 900 से 1130 चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है, यहाँ पे नागर शैली में सब बने हुए हैं। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है, मतलब कि पूरी चट्टान को ही काटकर एक बनाया गया, अलग से नहीं। जो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, निर्माण 8वीं सदी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा। कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल के अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य प्रधानता की गई। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। भीमबेटका में। बाद में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के राजस्थान जिला भीमबेटका में मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म और छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में वस्त्र निर्माण सीख लिया था। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं कहाँ स्थित है। सोनभद्र में। सोनभद्र कहाँ है। यूपी में। विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा स्थित है। 250 रॉक कला पेंटिंग है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो
कि एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हमने कंप्लीट किया है। आगे भी इसी तरह जो जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में जो PYQ है आए हुए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये भी एक एक यूनिट करके, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडवल हिस्ट्री, इसके बाद फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिडवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इसको आप अच्छे से देखिए और एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करिए इसके बाद फिर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो